उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है और जोशीमठ में बिजली कंपनी की साइट के पास एक पूरा पहाड़ का हिस्सा टूटकर इस तरह से गिर पड़ा। हादसे में 4 मजदूरों के घायल होने की भी खबरें हैं। घटनास्थल के लिए पुलिस रवाना कर दी गई है। लेकिन तस्वीरें देखिए, भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। लैंडस्लाइड की पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा दरक कर नीचे गिर रहा है और जिस जगह पर गिरा वहां पे आवाजाही थी, मजदूर काम कर रहे थे, मजदूर घायल भी हुए हैं। जोशीमठ का ये इलाका उत्तराखंड से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और रेस्क्यू के लिए टीमें पहुंच रही हैं। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, 4 मजदूर घायल हुए हैं। कुछ मजदूर इसकी चपेट में आए लैंडस्लाइड के और 4 मजदूर बताया जा रहा है घायल हुए हैं, जिन्हें चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रेस्क्यू टीमें भी पहुंच रही हैं, लेकिन तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा देखिए कैसे झरने की तरह दरक कर नीचे आ रहा है। बड़े बड़े पत्थर नीचे आकर गिर रहे हैं, जो सड़क कनेक्ट करती है वहां तक पहुंच गए। जिस इलाके में मजदूर काम कर रहे थे वहां भी प्रभावित हुए हैं मजदूर। खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फ्लैश फ्लड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। मलाणा घाटी में सैलाब के साथ एक पुल बह गया। ये कुदरत की विनाश लीला है। पहाड़ों पर आफत टूट पड़ी है। आसमानी आफत कुछ यूं बरस रही है मानो अपने साथ वो सब कुछ बहा कर ले जाएगी। कुदरत के रौद्र रूप की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश कहर बनकर टूटी है। लोगों का हाल बेहाल है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुल्लू में आसमान से आफत बरस रही है और इसके कारण पार्वती नदी उफान पर है। मलाणा घाटी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कॉफर डैम टूट गया है और सैलाब के साथ एक डंपर और कार बह गई। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये सैलाब की ताकत है, उसका जोर है, जिसके सामने ये पुल टिक नहीं पाया। पार्वती नदी में आए सैलाब के साथ मणिकर्ण घाटी के बलाधी गांव को जोड़ने वाला ये पुल तिनके की तरह बह गया। ये पुल गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का एकमात्र साधन था और इसके कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल कुल्लू आपदा प्रबंधन और प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद मनाली लेह रोड पर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही रुक गई है। सोलंग नाला से धुंधी तक 300 से ज्यादा ट्रक फंसे हुए। आप देखिए वीडियो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए भीषण लैंडस्लाइड का है। कुल्लू में बारिश के कारण लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड आया। भूस्खलन के कारण मनाली और लाहौल स्पीति में मनाली लेह नेशनल हाईवे 3 अटल सुरंग धुंडी के पास सड़क बंद हो गई। मनाली रोहतांग रोड सड़क धंसने की स्थिति को देखते हुए इस रोड पर गाड़ियों की आवाजाही पहले ही बंद थी। अब मनाली से सोलंग नाला होते हुए अटल टनल धुंडी के पास भूस्खलन के चलते रोड बंद हो गया। लैंडस्लाइड होने से वाहनों की आवाजाही भी बंद पड़ गई। लेह लद्दाख के लिए जरूरी सामान लेकर जा रहे सैकड़ों ट्रक नहीं निकल पाए, जिससे सड़क पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। प्रशासन रोड को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए प्रयासरत है। राहत और बचाव कार्य भी जारी है। बीआरओ ने मनाली और लाहौल में काम के लिए मशीनरी तैनात कर दी है। मूसलाधार बारिश के चलते रोड पर आवाजाही शुरू होने में वक्त लग सकता है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। रियासी में लैंडस्लाइड की घटना में एसडीएम राजेंद्र सिंह राणा और उनके बेटे की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लैंडस्लाइड की घटना में रामनगर तहसील के एसडीएम राजेंद्र सिंह राणा और उनके बेटे की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एसडीएम परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ धर्मारी से अपने पैतृक गांव पट्टिया कार से लौट रहे थे और इसी बीच अचानक से लैंडस्लाइड होने के कारण भारी मलबा उनकी गाड़ी पर गिर गया। स्थानीय निवासियों और पुलिस की मदद से तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया और सभी घायलों को पास के अस्पताल में एडमिट करवाया गया। शुरुआती उपचार के बाद गंभीर रूप से घायलों को रियासी के जिला अस्पताल में रेफर किया गया। 6 लोग इंजर्ड जो थे वो लाए गए हमारे पास यहाँ पे, तो उसमें से 3 ज़्यादा क्रिटिकल थे जिनको रेफर कर दिया गया तुरंत। घायलों में एसडीएम की पत्नी, भाई, भाभी, उनकी बेटी और ड्राइवर शामिल हैं। सभी का इलाज रियासी के जिला अस्पताल में चल रहा है।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया के जरिए भूस्खलन की घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि राज्य ने एक उत्कृष्ट अधिकारी राजेंद्र सिंह को खो दिया। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। सिक्किम में मूसलाधार बारिश के कारण पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जलपाईगुड़ी में कई गांव डूब गए। सिक्किम की पहाड़ियों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण तीस्ता नदी उफान पर है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में आ गए हैं और घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। फिलहाल तीस्ता नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। जलपाईगुड़ी का टोटगांव इलाका पूरी तरह जलमग्न हो गया है। घर में पानी भर गया है और किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। 275 से ज्यादा परिवारों ने यहां से पलायन किया है, जिन्हें अस्थायी राहत शिविर में रखा गया है। जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा है वहां से लोग खुद ही सामान समेटकर राहत शिविर में पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि नदी किनारे वाले इलाके में कभी भी बाढ़ का पानी आ सकता है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही। पानी कब आया था? कल रात को 12 बजे। पानी डूबा? पानी आया पूरा पानी कब आया था? रात को कितने बजे? 12 बजे आए। वहीं मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इधर तमिलनाडु के तंजावुर में कलनई बांध से हजारों क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है। अचानक से छोड़े गए पानी की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। हालात आप देखिए। तस्वीर तमिलनाडु के तंजावुर के कलनई बांध की है, जहां से एक साथ 27,314 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अचानक छोड़े गए पानी की वजह से जिले के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। ड्रोन वीडियो में पानी की रफ्तार देखी जा सकती है। अनिश्चितकालीन बारिश की वजह से कई जिलों में पानी भर चुका है। पानी की वजह से कई जिले प्रभावित हो रहे हैं। तमिलनाडु में हुई बारिश के चलते डेल्टा क्षेत्र के इलाकों की नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इलाके के बांध भी भरे हुए हैं। तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा क्षेत्र धान के लिए हमेशा से एक उपजाऊ क्षेत्र रहा है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई जिलों के लिए अचानक बारिश की संभावना जताई है। लोगों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है, खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां लैंडस्लाइड और जलभराव हो सकता है। नीलगिरी, थेनी, तेनकासी, कोयम्बटूर और कन्याकुमारी के कुछ हिस्सों में भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। कावेरी नदी पर बने कलनई बांध का निर्माण चोल वंश के राजाओं ने करवाया था। और यूपी के वाराणसी में गंगा नदी अपने रौद्र रूप में है, जिसके कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। जहां मरने के बाद लोगों को मोक्ष मिलता है, जहां के कण कण में भगवान शिव बसते हैं, जहां मां गंगा की कलकल धारा बहती है, वहां इन दिनों हो चुका है बाढ़ का बसेरा। वाराणसी में जीवनदायिनी गंगा का ये रौद्र रूप है। शमशान घाट से लेकर आरती स्थल तक सब कुछ पानी में समा चुका है। हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। वाराणसी में उफनती गंगा नदी कहर बरपा रही है। भगवान का घर जल समाधि लेने के कगार पर है। प्रसिद्ध तुलसी घाट आधे से ज्यादा डूब चुका है। देखिए कैसे मंदिर के चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है। सीढ़ियां डूबने के कगार पर हैं। 80 घाट पर गंगा का पानी भर गया है, जिससे घाट के आसपास के घर और दुकानों पर संकट के बादल मंडरा रही हैं और लोगों का कारोबार ठप होने के कगार पर है। फिलहाल गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और अगर इसी रफ्तार से जलस्तर बढ़ा तो रिहायशी इलाके भी सैलाब की चपेट में आ सकते हैं। उधर गंगा की सहायक वरुणा नदी भी उफान पर है और उसका जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते शहर के कई घाट जलमग्न हो गए हैं। संगम तट और आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। दोनों नदियों का पानी मुसीबत बनकर जल संग्राम करने पर आतुर है और पानी के प्रहार के सामने इंसान बेबस और मजबूर हैं। जिन गलियों में कभी इंसानों की चहलकदमी हुआ करती थी, वहां आजकल पानी का डेरा है। हालात ये है कि यमुना गंगा का जलस्तर कभी भी खतरे के निशान को पार कर सकता है। कई घाट जलमग्न हो गए हैं। तटीय इलाकों में बसे मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसके कारण लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कई लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शहर में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है।
जिस तरह से गंगा और यमुना का वाटर लेवल बढ़ रहा है, उससे निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। एसडीआरएफ और जल पुलिस अलर्ट पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है। राहत शिविर और कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां से हालात पर नजर रखी जा रही है। इधर कानपुर देहात में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना का पानी खतरे के निशान के 4 मीटर ऊपर से बह रहा है। यूपी के कानपुर देहात में यमुना नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जो लोगों को डरा रहा है। यमुना का पानी खतरे के निशान के 4 मीटर ऊपर से बह रहा है। बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए हैं। वहीं कई गांव ऐसे हैं जहां कभी भी पानी तबाही मचा सकता है। बाढ़ के हालात के चलते कई गांव में हालात खराब हैं। लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कई जगहों पर राहत सामग्री भी नाव से पहुंचाई जा रही है। बाढ़ के चलते लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर के घाटमपुर में भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के तटीय इलाके, खासतौर पर महुआपुर, गढ़ाधा, अमीरेतपुर गांव के करीब 2000 घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। ग्रामीण घर छोड़कर गांव के किनारे रहने के लिए मजबूर हैं। सरकार की ओर से रेस्क्यू और मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है, जो हालात पर नजर रख रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उन्हें हर साल बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है, लेकिन प्रशासन कोई भी ठोस इंतजाम नहीं करता जिससे लोगों को राहत मिल पाए। वहीं जालौन के कई इलाकों में नदियों के उफान ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तस्वीरें यूपी के जालौन की हैं, जहां यमुना, चंबल, सिंध और पहुंच नदियों का पानी कई गांवों में कहर बरपा रहा है। जलभराव की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि इलाके के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 1 दर्जन से ज्यादा गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुके हैं। इन गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से पूरी तरह से कट चुका है, जिससे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। कई जगहों पर एसडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। तेजी से बढ़ते जलस्तर ने गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। खेतों में खड़ी फसलें डूब चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। गांव में बिजली की आपूर्ति ठप है। प्रशासन का कहना है कि जिले में बाढ़ के हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। शासन की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। जिन गांवों का जमीनी संपर्क टूट चुका है, वहां नावों के जरिए राशन और खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जा रही है। गुजरात के सरदार सरोवर डैम के गेट खोल दिए गए। मौजूदा मॉनसून में पहली बार गेट खोले गए। मध्य प्रदेश में हो रही जोरदार बारिश से गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा बांध लबालब हो गया है। इसके चलते डैम के कई गेट खोल दिए गए, जिससे लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदा जिले के भरूच और बड़ौदा की नदी से सटे सभी गांव को अलर्ट कर दिया गया है। सरदार सरोवर के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बांध 80% तक भर चुका है। बांध में पिछले सप्ताह लगभग 7 मीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। डैम के और गेट खोले जाने की भी संभावना है, इसलिए भरूच और नर्मदा नदी के किनारे बसे गांव को अलर्ट किया गया है। भरूच के निचले इलाकों में रहने वालों को भी सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। वडोदरा जिले में नर्मदा नदी के किनारे के शिनोर, दाभोई और करजन तालुका के कुल 25 गाँव में अलर्ट जारी किया गया है। इन गांव के संपर्क अधिकारियों को मुख्यालय में मौजूद रहने और एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन बोर्ड द्वारा बाढ़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पंजाब के होशियारपुर में नदी पार करने का रिस्क लेना युवकों को भारी पड़ गया। दोनों युवक पानी की तेज रफ्तार में बह गए। फिर क्या हुआ, आप देखिए। वीडियो पंजाब के होशियारपुर का है, जहां नदी पार करना इन युवकों को भारी पड़ा। नदी को पार करने की कोशिश कर रहे 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। बाइक सवार इन युवकों को नदी पार करने से पहले समझाया भी गया था, लेकिन उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि होशियारपुर के डाडा गांव में नदी के तेज पानी में जान जोखिम में डालकर ये युवक नदी को पार करने लगे। बहाव इतना तेज था कि उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक समेत दोनों युवक नदी के पानी में बह गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को सकुशल नदी से बाहर निकाला। घटना एक बार फिर लापरवाही के गंभीर नतीजों को दर्शा रही है।
जिला प्रशासन ने फिर खतरनाक जगहों पर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। वहीं लोगों का आरोप ये भी है कि रास्ता बारिश के मौसम में अक्सर खतरनाक हो जाता है, लेकिन इस पर कोई चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। लोगों ने इसे लेकर प्रशासन से मांग की है कि इस खतरनाक रास्ते को लेकर तुरंत कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो। राजस्थान के धौलपुर जिले में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे कई गांव में पानी भर गया है। जिला प्रशासन की टीम हालात पर नजर रख रही है। तस्वीर राजस्थान के धौलपुर जिले की है, जहां चंबल नदी विकराल रूप में दिख रही है। चंबल खतरे के निशान से कई मीटर ऊपर बह रही है। तेज बारिश और बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कई गाँव में पानी घुस चुका है, जिससे धौलपुर के कई गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया है। चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ जैसे हालात के बीच जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह ने धौलपुर जिले का दौरा किया। उन्होंने नाव में बैठकर बाढ़ के हालात का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित गांव गढ़ी जाफर का दौरा किया। राहत शिविरों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों से बात की। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से दी जा रही राहत सेवाओं के बारे में बात की। प्रभारी मंत्री ने प्रशासन को ग्रामीणों से भोजन, चिकित्सा सुविधाएं, पानी, शरणार्थी शिविर और राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर जारी रखने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि धौलपुर जिले में अब तक सीजन की 94% बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। और इस बीच वोटर लिस्ट को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा दावा सामने आया है। मेरा नाम भी मतदाता सूची से हटा, ये दावा किया है तेजस्वी यादव ने। मैं अब चुनाव कैसे लड़ूंगा, ये सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव। तो देखिए, एसआईआर के बाद से जो चुनाव आयोग की तरफ से रिवाइज्ड वोटर लिस्ट जारी की गई, उसको लेकर यह दावा किया है तेजस्वी यादव। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं। अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं। अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। आपने वो इनोग्रेशन फॉर्म भरा था? हाँ भाई, क्यों नहीं भरेंगे? हम जानबूझ के, हमको कोई पावती नहीं मिला, लेकिन हम फोटो खिंचवा लिए फॉर्म देते हुए अपना बीएलओ के साथ। आपका नाम कट गया तो अब क्या करेंगे? हम देश के नागरिक नहीं हैं, यानी बांग्लादेश की। हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रुपेश, बहुत बड़ा दावा तेजस्वी कह रहे हैं कि मेरा नाम भी नहीं है, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। इस दावे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्या तर्क दिया है तेजस्वी यादव ने अपने दावे में? देखिए, तेजस्वी यादव ने मीडिया के कैमरे के सामने, लेकिन उसके पहले जो कुछ किया कि उन्होंने अपना ईपिक नंबर डाला और सर्च किया और उसमें नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड। दो तरीका है अपना ढूंढने का। एक तरीका आप अपना ईपिक नंबर डाल करके ढूंढ सकते हैं और दूसरा तरीका है कि आप अपने कंस्टिट्यूएंसी में अपना बूथ सेलेक्ट करके और उस पूरे बूथ का लिस्ट आप डाउनलोड करिए और उस बूथ के लिस्ट में आप देखिए कि आपका है कि नहीं। जिस तरीके से ज़्यादातर बिहार के लोग अभी ढूंढ रहे हैं, मैंने भी अपना ढूंढा है और बाकी लोग भी, जहां अभी तक हम गए हैं कि क्या क्या गड़बड़ियां सामने आई हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप अपने बूथ का लिस्ट डाउनलोड करें और उसमें अपना नाम देखें, अपने परिवार का लोगों का नाम डालें। लेकिन दूसरा भी तरीका है जो चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है, आप अपना सीधे एपिक नंबर, आपको पता है तो एपिक नंबर डाल करके आप देख सकते हैं कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। तेजस्वी यादव ने मीडिया के कैमरों के सामने ये चेक किया ऑनलाइन कि वो उनका नाम है या नहीं है, अपना एपिक नंबर उसमें डाला और तेजस्वी यादव का डाटा वाज नॉट फाउंड, ये वहाँ पर शो किया। और उसके बाद से तेजस्वी यादव ने ये सवाल खड़ा किया कि मेरा ही नाम, बिहार में जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका पता 10 सर्कुलर रोड है और वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका नाम, और ये भी उन्होंने कहा कि इनोमिनेशन फॉर्म उन्होंने
उन्होंने भरा था, बीएलओ उनके घर आई थी और उन्होंने जब फॉर्म फिलअप करके उनको दिया था उस वक्त की तस्वीर भी उन्होंने सबूत के तौर पर लिया था, क्योंकि पावती पत्र नहीं दिया गया था, एक्नॉलेजमेंट। अब उनका दावा है कि उनका नाम कट गया है लिस्ट से, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? यानी कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको बिहार का मतदाता होना आवश्यक है। लिहाजा अब उनका ये सवाल है चुनाव आयोग से कि वो अब चुनाव कैसे लड़ेंगे। अगर बिहार का नेता प्रतिपक्ष ये सवाल करे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो बालिग भी हैं, वोट देते रहे हैं, वो विधायक भी चुने गए हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लिहाजा ये एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि जो दूसरा तरीका है जो ज़्यादा इस वक्त ऑथेंटिक लग रहा है, चुनाव आयोग ने जो और चुनाव आयोग की तरफ से जो ग्रुप में जो दिया गया है, लिंक जो दिया गया है कि बिहार के वोटर्स के लिए दिया गया है कि आप इस लिंक पर जाएं, कंस्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करें, लैंग्वेज सेलेक्ट करें, फिर अपना बूथ सेलेक्ट करें और उस बूथ को डाउनलोड करें, जो भी डेटा आता है उसको डाउनलोड करें। अब उसमें देखें, क्योंकि वो जो लिस्ट है महज 900 से 1200, एक बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा 900 से 1000-1200 की लिस्ट होती है, उस लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। वो ज़्यादा ऑथेंटिक तरीका है जो इस वक्त पूरा बिहार देख रहा है। अब चुनाव आयोग, चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, अगर एक नेता प्रतिपक्ष ये दावा कर रहा है कि उनका नाम कट गया है तो अब दूसरे तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारियों को देखना चाहिए और वाकई डाटा जारी करना चाहिए, क्या वाकई तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। अगर नहीं कटा है तो जिस तरीके से वो देख रहे हैं वो तरीका, हालांकि वो तरीका भी चुनाव आयोग का ही है, मतलब कि वो जो साइट है जहां इपिक नंबर डालकर देखा जाता है वो फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके से भी चुनाव आयोग खुद तेजस्वी यादव के बूथ को सिलेक्ट करके और ये जारी करे, क्योंकि जब भी कोई दावा किया गया है चुनाव आयोग करने वाला दावा तेजस्वी यादव ने किया है। अब देखना है कि चुनाव आयोग की तरफ से उनके दावों पर क्या कहा जाता है, क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में वो साबित कर देंगे कि चुनावों में धांधली हो रही है। आप देखिए, 6.5 lakh voters vote and 1.5 lakh of those voters are fake. 6.5 lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the Election Commission. Voter list that we got from the Election Commission. Physical paper. Where we went comparing photograph by photograph by photograph, name by name by name. And you will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज दुनिया के देश अपने हित के बारे में सोचते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, इसीलिए भारत को अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना है। मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं यूं ही ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की हालत देखकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वाले रोते हैं। कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताया। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? और यूपी के प्रतापगढ़ में पीडीए की पाठशाला चलाना समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर आर.के. वर्मा को भारी पड़ गया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में स्कूलों पर जमकर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी ने स्कूलों के मर्जर के फैसले पर पीडीए पाठशाला की शुरुआत की है और जगह जगह समाजवादी पार्टी के नेता पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। ये तस्वीर प्रतापगढ़ के गौरा की है, जहां नारायणपुर कला गांव में रानीगंज के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने पीडीए पाठशाला की शुरुआत की और बच्चों को पढ़ाया। लेकिन आर.के. वर्मा को पीडीए पाठशाला चलाना भारी पड़ गया। प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने विधायक आर.के. वर्मा के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में 2 और लोग भी अभियुक्त बनाए गए हैं। वहीं बीएसए ने नारायणपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया और 2 शिक्षा मित्रों को नोटिस जारी किया गया। यूपी में ऐसे स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है जहां बच्चों की संख्या बहुत कम है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का विरोध करते हुए पीडीए पाठशाला चलाने का फैसला किया और जिन जिन स्कूलों का मर्जर हुआ है उनके पास ही ये पाठशालाएं चलाई जा रही हैं। और पुणे के यवत गांव में हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में पथराव करते दिखे उपद्रवियों ने की गाड़ियों में तोड़फोड़। उपद्रवियों को रोकने की कोशिश करती दिखी पुलिस। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई उसमें साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से यहां पर ये बवाल किया गया है और गाड़ियों में तोड़फोड़ यहां पर की है लोगों ने, ये साफ नजर आ रहा है। पुणे यवत गांव में जो हिंसा हुई उसका ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, सीसीटीवी तस्वीरों में तो साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कैसे हिंसा की गई। इन तस्वीरों से के माध्यम से क्या पुलिस ने लोगों की पहचान की है? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो बीएनएस की धारा है 163 लगाई गई है। गांव में यवत गांव है दौंड तहसील का और पुणे जिले में ये गांव आता है। कल यहां पर जमकर हिंसा आगजनी हुई थी, जिसके बाद जो धारा 163 कर्फ्यू की है वो लगाई गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी आया है वो सीसीटीवी में हम साफ तौर पर देख सकते हैं मॉब साइकोलॉजी को, किस तरह से भीड़ अनियंत्रित होकर एक तरफ भागती है, उसके रास्ते में जो चीजें आती है उसे तोड़ती हुई आगे बढ़ती है। एक बड़ा टेम्पो उनको दिखाई देता है तो पहले टेम्पो पे पत्थर मारा जाता
जाता है, लाठियां मारी जाती हैं, उसके बाद पूरे टेम्पो को भीड़ एक साथ मिलकर नीचे गिरा देती है। हम ये भी देख रहे हैं कि वहां पर कुछ और सामान रखे हुए हैं, उसको तोड़फोड़ की जाती है और ये भीड़ आगे बढ़कर बेकरी की तरफ जाती है, बेकरी में आग लगाती है और कुछ मोटरसाइकिल में आग लगाती है। तो इस पूरे मामले में 15 लोगों को चिन्हित किया गया है। अब तक सीसीटीवी और गवाहों के बयान के आधार पर और भी लोगों की इसमें धरपकड़ जारी है। तकरीबन 250 से 300 का मॉब दोनों तरफ से, दोनों समुदायों की तरफ से जो है वो इस हिंसा में, पत्थरबाजी में और आगजनी में शामिल था। और इस मामले में कुछ धार्मिक स्थलों पर झंडे भी फहराए गए थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो FIR है वो दर्ज कर ली गई है और इस पूरे मामले में लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं उसका प्रोसेस शुरू है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और वहीं इस हिंसा पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जानबूझकर तनाव पैदा करने की कोशिश है ये। किसी बाहरी ने की थी आपत्तिजनक पोस्ट और इसके बाद यह हिंसा हुई है। किसी को आपत्तिजनक टिप्पणी करने का हक नहीं है। दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। यह महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से हिंसा को लेकर बयान। एक बाहेरच्या व्यक्तीने एक चुकीचं स्टेटस ठेवल्यामुळे आणि त्या ठिकाणी कुठल्या तरी पुजाऱ्याने बलात्कार केला वगैरे अशा प्रकारचं काहीतरी स्टेटस ठेवल्यामुळे तणाव निर्माण झाला आणि लोक रस्त्यावर आले। जमावाला पांगवण्याकरता काही प्रमाणात लाठीचार्ज देखील करावा लागला, पण आता परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आहे। दोन्ही समाजाचे लोक एकत्रित बसलेली आहेत। इधर पुणे हिंसा पीड़ितों से मिले डिप्टी सीएम अजित पवार यवत गांव में हिंसा प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। हिंसा के दौरान दुकानों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई थी और आज ये पीड़ितों से मुलाकात की गई है डिप्टी सीएम की तरफ से। अजित पवार की ओर से ये मुलाकात की जा रही है। त्यांनी मोबाईलला एक पोस्ट केली आणि त्याच्यातनं थोडीशी गडबड इथं झाली, परंतु मी यवतकरांना, दौंडकरांना, पुणेकरांना, महाराष्ट्रातल्या जनतेला सांगू इच्छितो की पूर्णपणे इथली परिस्थिती आटोक्यात पोलीस यंत्रणेने आणलेली आहे। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर में अभी तक 2 आतंकी मारे गए हैं। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के TRF संगठन का बताया जा रहा है। आइए देखते TV 9 संवाददाता महराज अहमद की रिपोर्ट। हम अभी दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के देवसर इलाके में हैं और इस यहाँ से कहा जा सकता है कि 2.3 किलोमीटर की दूरी पर ही अखाल एरिया है, जहाँ पे अभी ऑपरेशन अखाल जो है वो चलाया जा रहा है। बता दें आपको कि सेना समेत सुरक्षा बलों को जो है पक्की सूचना मिली थी कि इस एरिया में जो है कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की जो है मूवमेंट है और उसके बाद जो है इनपुट जनरेट किया गया तो पाया गया कि वो छुपे हुए मिलिटेंट है। उसके बाद जैसे ही कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ तो कहा जा सकता है एक मुठभेड़ छिड़ गई, जिसके बाद कहा जा सकता है अभी तक एक मिलिटेंट को मार गिराने की पुष्टि हुई है, लेकिन कहें कि अभी तक भी जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मारे गए मिलिटेंटों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं 2 से भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूरे इलाके को जो है कॉर्डन में लिया गया है। कैमरामैन सैयद मुर्तज़ा के साथ महराज अहमद, TV 9 भारतवर्ष, कुलगाम। राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन थाना इलाके में देर रात फायरिंग की घटना सामने आई। दुकान खाली कराने को लेकर यह फायरिंग हुई और इसमें दुकानदार घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको दिखाते हैं TV 9 की ग्राउंड रिपोर्ट। निजामुद्दीन इलाके में यहाँ कल रात 11 बजे के आसपास ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आती है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ जहाँ पर फायरिंग होती है, तो वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस ने बाकायदा चिन्हित किया है उन जगहों पर जहाँ पर फायरिंग की गई। तो वो जगह आप साफ देख सकते हैं, ये निजामुद्दीन मरकज़ के पास में जो दुकानें हैं उसी के पास ये फायरिंग होती है। दरअसल विवाद जो है वो दुकान खाली कराने को लेकर था। रात 11 बजे के आसपास कुछ लोग आते हैं जो कि फायरिंग करते हैं। जो चश्मदीद
मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि दुकान को लेकर विवाद चल रहा था। करीब 15 दिन पहले एहसान नाम के एक शख्स से दुकान खाली कराई गई थी। उसी रंजिश में आज मतलब कल की अगर बात करें तो एहसान जो है वो अपने साथियों और पत्नी के साथ दुकान के पास आया और फुरकान पर गोलियां बरसा दी। उसमें फुरकान बताया जा रहा है कि घायल है, उसमें एक घायल की अभी गंभीर स्थिति बनी हुई है, अस्पताल में उसको एडमिट किया गया। 5 राउंड जो है वो फायरिंग की गई। तो आप देख सकते हैं यही दुकान है जिसको लेकर सारा विवाद चल रहा है। बिहार के समस्तीपुर में बेलगाम अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक की हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि हत्या के बाद बदमाश बाइक भी अपने साथ ले गए। इस पूरे मामले में पुलिस क्या कह रही है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। बिहार में अपराधी बेलगाम हैं, लगातार खूनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। समस्तीपुर के खजूरी गांव में बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। गांव में मातम का माहौल बन गया। परिजनों और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी हुआ कि गोली मार दिया गया है और बाइक भी नहीं है वहाँ पे। बाइक में मतलब क्या लग रहा है, बाइक को छीनने के दौरान उसको मार दिया है जी। पैसा वैसा भी था उसके पास, क्या है? अब वो तो आ रहा था कुछ में पैसा, उतना जानकारी नहीं है। आपको सूचना कैसे मिली, क्या जानकारी मिला? पुलिस के द्वारा। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने बाइक सवार एक युवक को गोली मार दी। घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस घटना पर पुलिस क्या कह रही है, सुनाते हैं आपको। कराने आया था, कोई घटना की जानकारी कोई जानकारी नहीं है, हम लोग लेके आए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बदमाशों ने शव को घर में फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देर रात मुरादाबाद के कहगर इलाके में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि 20 वर्षीय युवक की हत्या पड़ोसियों ने की है। परिवार वालों का कहना है कि लंबे समय से पड़ोसियों के साथ संपत्ति को लेकर रंजिश चली आ रही थी। इसी के चलते युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये कैंटीन में रेलवे में जॉब करता है, प्राइवेट। मम्मी का पैसे लेने आया था हरिद्वार में, इसकी मम्मी का ऑपरेशन मतलब इलाज हो रहा है फालिस का। मार पिटाई किसने की? इन्होंने अंकी, अनु, मनु और चंकी, नमन इन्होंने करी है। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने 2 टीम गठित कर जांच शुरू कर दी। यहाँ पूछताछ से पता चला है कि ये जो लड़का यहाँ पे मृत पड़ा हुआ है, इसका नाम देवू है और इसका इस मोहल्ले के आसपास के 4-5 लड़कों से मारपीट हुई है और उसी मारपीट में जो चोट लगी उसी से इसकी मृत्यु हो गई है। जो इसके चाचा हैं श्याम, उन्होंने कुछ बातें हम लोग को बताई है। उसके आधार पर हम लोग 2 टीमें बना करके उन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां पर एक कॉलेज खंडहर बन गया है। कॉलेज प्रशासन की बेरुखी से नाराज होकर छात्र क्लास में भी हेलमेट पहनकर बैठ गए और विरोध किया। आप देखिए। 100 साल पुरानी ये राजकीय महाविद्यालय कोटा की तस्वीर है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को कितनी दिक्कत होती होगी। छत की हालत बेहद खराब है। बरसात होते ही क्लासरूम पानी पानी हो जाता है। कहीं से सरिया निकल रहा है तो कहीं प्लास्टर जमीन पर गिर रहे हैं। बारिश के मौसम में तो माहौल ऐसा बन जाता है जैसे कोई इंडोर वाटर पार्क खुला हो। छतों से पानी यूं टपकता है जैसे यहाँ जल प्रबंधन की कक्षा चल रही हो। हालत में कोई सुधार ना होता देख छात्र विरोध पर उतर आए और हेलमेट पहनकर छाता लगाकर क्लासरूम में पहुंच गए। प्रिंसिपल रूम में पहुंचकर छात्रों ने तत्काल कॉलेज भवन की मरम्मत कराने की मांग की। छात्रों ने कहा कि जिस रूम में अध्ययन अध्यापन का काम चल रहा है वो कभी भी गिर सकता है। छात्रों ने प्रदर्शन के जरिए अपनी नाराजगी तो जाहिर की, साथ ही भविष्य में इससे होने वाले खतरे को लेकर भी कॉलेज प्रशासन को आगाह किया। अब वक्त रहते इस दिशा में ठोस कदम उठाने की बारी प्रबंधन की है। और अजमेर में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पर बनी 250 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। अजमेर के तारागढ़ पहाड़ी पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त एक्शन शुरू कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
राजस्थान पुलिस की टीम सहित आरएसी के जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस ने किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए इलाके में बैरिकेडिंग कर दी है, जहां लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई 250 दुकानों को गिराया जा रहा है। प्रशासन वन विभाग के अधिकार क्षेत्र की जमीन पर बनी इन दुकानों को गिरा रहा है। प्रशासन ने पहले ही लोगों को नोटिस भेज दिया था। तारागढ़ वन क्षेत्र में जो वन भूमि है उस पर कुछ दुकानें बनाकर जो अतिक्रमण किया गया है, उसमें वन विभाग द्वारा आज अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है। जिनको न्यायालय से स्टे मिला हुआ है उन स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा रहा है। उसके अलावा जितने भी अवैध स्ट्रक्चर्स हैं वो वन विभाग द्वारा आज तोड़े जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि ये कार्रवाई वन विभाग की जमीन खाली कराने का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक हॉस्पिटल में इलाज कराने आए मरीज और उसके परिजनों की जमकर पिटाई कर दी। लाठी डंडों की बरसात, सड़क पर हंगामा, मारपीट। ये तस्वीर टीकमगढ़ जिला अस्पताल कैंपस की है, जहां इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना एक मरीज के लिए भारी पड़ गया है। डॉक्टर के स्टाफ ने मरीज की जमकर पिटाई कर दी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले डॉक्टर के स्टाफ मरीज और उसके परिजनों के साथ धक्का मुक्की करते हैं और फिर उनकी पिटाई करने लगते हैं। आरोप है कि टीकमगढ़ जिला अस्पताल के डॉक्टर योगेश यादव ड्यूटी के बाद अपने सरकारी आवास पर प्राइवेट मरीजों को देख रहे थे। इस दौरान नंबर लगाने को लेकर एक मरीज का डॉक्टर के स्टाफ के साथ विवाद हो गया, कहासुनी होने लगी। इस दौरान डॉक्टर के भाई ने धक्का मुक्की शुरू कर दी और बाद में उन्होंने अपने स्टाफ के साथ मिलकर लाठी डंडे और पाइप से मरीज की पिटाई कर दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर के भाई और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। और इधर महाराष्ट्र के पुणे में जिम में वर्कआउट करते करते एक 37 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आप देखिए। हैरान कर देने वाली तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे की है, जहां जिम में वर्कआउट करते समय एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स जिम वर्कआउट के दौरान अचानक गिर गया। शख्स के गिरते ही जिम में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग दौड़कर पहुंचते हैं। लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। शख्स की पहचान 37 वर्षीय मिलिंद कुलकर्णी के रूप में हुई है। 6 महीने पहले ही मिलिंद ने जिम ज्वाइन की थी। मिलिंद को जब समय मिलता था तब जिम में वर्कआउट करने जाता था। कल मिलिंद जब जिम आए, अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद पानी पीने के लिए बैठे, लेकिन अचानक कुछ ही सेकंड बाद उन्हें चक्कर आ गया और वो गिर गए। इस घटना के बाद जिम में मौजूद लोग मिलिंद के पास पहुंचे। आनंद फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव के आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने गलत बताया है। जो हमने आपको बताया, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी का वोटर लिस्ट दिखाया है बाकायदा। तेजस्वी ने कहा था मेरा नाम कटा है, वोटर लिस्ट में नहीं है। वोटर लिस्ट में तेजस्वी का नाम है, ये इलेक्शन कमीशन ने कंफर्म किया है। ड्राफ्ट लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है। ये इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब दिया गया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मेरा इस पूरी प्रक्रिया के तहत मेरा नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की ओर से देखिए ये आ गया 416वें नंबर पर तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम है। ये साफ तौर पर दिख रहा है और इसमें मकान संख्या भी बताई गई है, उम्र भी बताई गई है और पिता का नाम भी इसमें मौजूद है। 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है। ये पूरी लिस्ट है जो इलेक्शन कमीशन की ओर से बताया गया है, ये सामने रखा गया है। और पीयूष और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या जानकारी दी गई है? तेजस्वी यादव का नाम किस नंबर पर है? तो देखिए, जिस तरीके से दावा किया था तेजस्वी यादव ने और ये कहा था कि मेरा नाम ही काट दिया गया, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, तो अब इस पर चुनाव आयोग की तरफ से वो लिस्ट जारी की गई है जिसमें तेजस्वी यादव का नाम है और वो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं। 416 नंबर पे आप देखिए उनका नाम है, उनकी फोटो साफ नजर आ रही है।
पीयूष पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष, पहले आरोप लगाया तेजस्वी यादव ने, लेकिन चुनाव आयोग ने वो वोटर लिस्ट जारी की जिसमें तेजस्वी यादव का नाम है, उनकी तस्वीर नजर आ रही है। बिल्कुल रवि, देखिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव की ओर से जो दावा किया जा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर लगातार विपक्ष के नेताओं की ओर से एसआईआर और उसकी प्रक्रिया को नकारा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये प्रक्रिया सही नहीं है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस बाबत याचिकाएं दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने 12 और 13 अगस्त को इस मामले पर विस्तृत सुनवाई का निर्णय लिया है। इस बीच लगातार कभी राहुल गांधी और कभी तेजस्वी यादव की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब जबकि खुद तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि मेरा नाम नहीं है, उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का लिस्ट पूरा जारी कर दिया गया और 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का बाकायदा फोटो और पूरा प्रारूप उसमें शामिल किया गया। वो स्पष्ट किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से कि ये बात जो दावा किया गया तेजस्वी यादव की तरफ से वो सही नहीं है और ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि विपक्ष की ओर से कई मौकों पर निरर्थक आरोप लगाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से इस पर लगातार स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि 1 अगस्त से ठीक है पीयूष, नजर बना के रखिए। रुपेश जुड़ गए हैं। रुपेश, कुछ देर पहले ही आरोप लगाया गया तेजस्वी की तरफ से, लेकिन कहा गया है जो भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये आरोप झूठा है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा बताया है, ये लिस्ट जारी कर दी है, 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है। जय देखिए, और तेजस्वी यादव ने जिस आधार पर दावा किया था वो दावा ही गलत निकला है और पटना के जिलाधिकारी ने भी खुद बताया है कि तेजस्वी यादव का नाम शामिल है, लेकिन कुछ बदलाव किए गए हैं जिस वजह से ये कन्फ्यूजन हुआ है, क्योंकि ईपिक नंबर भी बदल गया है। अब तेजस्वी यादव के पास जो पहले से ईपिक नंबर है और वो ईपिक नंबर डाल करके ही वो सर्च कर रहे थे, जबकि दूसरा तरीका है। मैंने इसके पहले भी बताया कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लिंक दिया गया था बिहार के तमाम वोटर्स के लिए, जिसमें तेजस्वी यादव भी आते हैं, कि इसी लिंक से आप अपना ये देख सकते हैं, आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपका नाम है या फिर नहीं है। और उस लिंक पर न जाकर के उन्होंने सीधे अपना ईपिक नंबर डाल करके सर्च किया, जो कि कैमरे के सामने उसने नॉट फाउंड बताया और उसके आधार पर तेजस्वी यादव ने आनन फानन में और शायद जल्दबाजी में ये दावा कर दिया कि उनका नाम कट गया है, अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। हालांकि सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव को ये पता नहीं था और उनका ईपिक नंबर बदल गया है, या उनका जो संख्या होती है, जो वोटर्स की एक संख्या होती है, वो संख्या भी उनकी बदल गई है, जबकि वो सर्च कर रहे थे अपने ईपिक नंबर के आधार पर। लेकिन ये जो सूची है, ये सूची जारी करने के पहले ही चुनाव आयोग ने ये एक लिंक दिया था कि उसी लिंक से eci.nic.in, उस voters.nic.in, उस लिंक पर जाकर के ही आप अपना देख सकते हैं। लेकिन उस लिंक पर ना जाकर के दूसरा तरीका अख्तियार किया तेजस्वी यादव ने और उसका नतीजा ये हुआ कि वो उनका जो नाम है वो लिस्ट में नहीं मिला, जबकि तमाम लोगों ने उस तरीके से सर्च किया है जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बार बार ये प्रचारित किया है, अखबारों में विज्ञापन दिया है, जो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल रुपेश, तो कुछ देर पहले हमने दिखाया था कि ऐसे एक एप्लीकेशन की मदद से मीडिया के सामने इस बात का दावा किया था तेजस्वी यादव ने कि उनका नाम उस ड्राफ्ट सूची में है नहीं जो जारी किया गया है, लेकिन अब उसे सरासर गलत बताया है इलेक्शन कमीशन ने और बता भी दिया कि किस संख्या में उनका नाम है।